हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस के वन शॉट प्रहार में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत की थी और कहा था कि इस वीडियो में इस चैप्टर को जरूर खत्म कर देंगे। पिछले वीडियो में हम लोग समजातीय श्रेणी और क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ चुके थे और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको IUPAC नामकरण सिखाऊंगा। चाहे वो कितना भी बड़ा यौगिक हो, उसका नाम आप जरूर लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में फिर से बता रहा हूं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार मेरे साथ बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए IUPAC नाम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले एल्क का नाम लिखते हैं। सबसे पहले एल्क का नाम, एल्क मींस हाइड्रोकार्बन नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और उसके बाद अनुलग्न लिखते हैं NEI। सिंपली ऐसे ही नाम लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता है C4H8, क्या पूछता है C4H8। अब देखिए यह किसका C4 और H4 into 2 के रूप का है नहीं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखें। कार्बन की संख्या कितनी है कि 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको याद करवाया था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 नंबर पे ब्यूट, तो ब्यूट लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो CnH2n के फॉर्म का है, किसके फॉर्म का है, CnH2n का, यानी कि एल्कीन है। एल्कीन है तो लास्ट में क्या बचेगा, इन बचेगा। देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा N यूज करेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा आयन यूज करेंगे। सिंपली सा कहें तो अगर CnH2n+2 के फॉर्म का रहेगा तो N यूज करेंगे, अगर CnH2n के फॉर्म का रहेगा इन यूज करेंगे, और CnH2n-2 के फॉर्म का रहेगा तो आयन यूज करेंगे। इतना बात क्लियर। जैसे कि आपको मान लीजिए ऐसे रहता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसे नाम लिखते हैं इसका, तो इसका नाम लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो सबसे पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एक, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। चलिए इतनी बात तो क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अच्छा, चुनाव मान लीजिए हमने कर, मान लीजिए ये हो गया कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, एक यहाँ पे कार्बन लग गया। अब मान लीजिए हमको कार्बन की मुख्य श्रृंखला चुननी है, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी को मुख्य श्रृंखला चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी को मुख्य श्रृंखला चुनेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको भी चुन सकते हैं क्या, इसको लेकर के ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, तो इसलिए इसको मुख्य श्रृंखला चुनेंगे। अच्छा, मुख्य श्रृंखला तो हमने चुन लिया। उसके बाद क्या करना है, लंबी श्रृंखला में यानी मुख्य श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला के सबसे निकट वाले सिरे से, ये ना है पार्श्व श्रृंखला, इसको क्या करते हैं, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, तो इसके सबसे निकट वाला छोर कौन सा है, देखिए तो इधर से देखिएगा तो 1 2 3, 3 नंबर पे पड़ रहा है। इधर से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे पड़ रहा है, तो इधर से चुनेंगे। उधर से क्या करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, आदि द्वारा अरेबिक संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। अच्छा, इतना भी हमने कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पार्श्व श्रृंखला के स्थान को अरेबिक संख्या द्वारा निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये कितने नंबर पे है, जुड़ा है जी 3 नंबर पे। अच्छा, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। अच्छा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा। आपको पता है ना, एक बॉन्ड बना लिया है, 3 और हाइड्रोजन जुड़ेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो माफ कीजिएगा, ये वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जरूरी है कि पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आइए। इसमें देखिए, इसमें कौ बॉन्ड बनना है 2 को, तो और कई हाइड्रोजन 2 को।
अगर इसमें कितना बॉन्ड बना है, 2 गो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और इसमें कितने, 3 हाइड्रोजन। अब बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, कार्बन एक ही बना है, मेथिल, मेथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल। तो यहाँ पे मेथिल तो लिखेंगे ही, मेथिल लिखेंगे ही, साथ साथ इसका नंबर भी दर्शाएंगे, कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बीच में हाइफन का साइन लगाते हैं। बात बुझा है ना। सबसे पहले पोजीशन, इसके बाद पार्श्व श्रृंखला का नाम, इसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है ना कार्बन। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। अच्छा, इतना तो हमने कर लिया। पार्श्व श्रृंखला को, स्थान को अरेबिक संख्या द्वारा निरूपित करते हैं। इसके बाद प्रतिस्थापकों को उनके पूर्व लग्नकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर भी एक एथिल जुड़ा रहता, तो सबसे पहले मेथिल लिखते, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेथिल। उसके बाद सबसे पहले एथिल लिखते, क्यों, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अच्छा, मूल समूह के स्थान को अन्य प्रतिस्थापित समूह से वरीयता दी जाती है। अच्छा, 8 ग्रुप ऑक्ट है। इसके बाद देखिए तो कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लगा देंगे, नाम हो जाएगा 3 मेथिल ऑक्टेन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद वरीयता किसको सबसे पहले ज्यादा देते हैं, अन्य मुख्य श्रृंखला के चुनाव में सबसे ज्यादा वरीयता किसको दिया जाता है, तो सबसे पहला है मुख्य क्रियात्मक समूह। जहां पर भी क्रियात्मक समूह लगा होगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगा। ध्यान रखिए, जहां से क्रियात्मक समूह लगा होगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगा। इसके बाद द्विबंध को वरीयता देते हैं। क्रियात्मक समूह नहीं है तो द्विबंध देखेंगे, जहां पर द्विबंध लगा होगा, जिस छोर के निकट होगा द्विबंध, वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। त्रिबंध या द्विबंध भी नहीं रहे तो त्रिबंध देखेंगे, और नहीं तब जाके पार्श्व श्रृंखला देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो पार्श्व श्रृंखला हमने देखा, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए एक फंक्शनल ग्रुप के नाम कुछ ध्यान में रखिएगा। जैसे सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे ज्यादा इसी को वरीयता दिया जाता है, सबसे ज्यादा। इसके बाद एस्टर, इसके बाद सल्फोनिक अम्ल, इसके बाद एसिल हैलाइड, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मींस डबल बॉन्ड, एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है, COOH। क्या होता है, COOH। ये कुछ इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ा रहता है OH, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर H को कोई प्रतिस्थापित कर दे, कोई ग्रुप आया प्रतिस्थापित कर दे, यहाँ पे R लगा ले, तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOR है तो एस्टर है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न माने पहले लगने वाला, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगने वाला कार्बोक्सी होता है जी, ध्यान में रखना। और अनुलग्न क्या होता है, सफिक्स आगे लगने वाला, क्या होता है, ओइक अम्ल। अब यह ना अनुलग्न माने पीछे, पीछे लगने वाला। अच्छा, एस्टर का मैंने बता दिया COOR, अभी OR होता है। अच्छा, इसको इसलिए क्या आपको लग्न लगता है, एल्कील कार्बोक्सी। इसका अनुलग्न क्या लगता है, OH लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, तो SO3H लग जाए, मान लीजिए है, ठीक है, ये कोई श्रृंखला है R, इसी में SO3 यहाँ पे एक H लग जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सल्फोनिक अम्ल। अच्छा, इसमें पूर्व लग्न क्या लगता है, सल्फोन लगता है, और अनुलग्न क्या लगता है, सल्फोनिक अम्ल लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें एसिल हैलाइड COX, इसका अनुलग्न है हेलोफॉर्माइलो, और ओइल हैलाइड इसका अनुलग्न है, एक पूर्व लग्न है। एमाइड, एमाइड का क्या होता है, CONH2, ध्यान में रखना है, कार्बामाइलो लिखते हैं, इसके लिए अनुलग्न लिखते हैं एमाइड। एल्डिहाइड, ये महत्वपूर्ण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एल्डिहाइड ज्यादा पूछा जाता है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO। ये कैसे होता है जी, CHO कैसे होता है, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं थोड़ा।
तो CHO कैसे होता है? तो यहाँ पे CHO होता है C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पे जुड़ा रहता है H, यहाँ से कोई R समूह से जुड़ा रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं CHO। यहाँ पे देखिए तो एक ही ना कार्बन है, अब बाकी OH और O है, ठीक है। COH नहीं है, CHO है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्माइल या इसके अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे रहता है CH3CHO। अब देखिए एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और CHO ग्रुप जुड़ा है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे, ठीक है। अनुलग्न माने पीछे लगने वाला। अच्छा चलिए, अब एल्कोहल कीटोन वाले बात कर लेते हैं। कीटोन में अगर पूर्व लग्न की बात करें तो ऑक्सी या कीटो लिखते हैं, और अनुलग्न की बात करें तो ओ लगाते हैं। एल्कोहल में OH होता है, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, इसके लिए ऑल लिखते हैं। जैसे कि वही वो CH3OH, देखिए एक ही वो कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पे लास्ट में OH लगा है तो क्या लगाएंगे? ऑल। OL, ऑल मींस OL, ON मींस ONE, ऑल मींस AL। ध्यान रखिएगा, ऑल कहिए या एल कहिए, कभी कभी एग्जाम में एल भी कह देता है, कहीं कहीं ऑल भी कह देता है। इसके अलावा एमीन है, एमीन के लिए एमीन लिखते हैं, पूर्व लग्न एमिनो लगाते हैं, NH2 होता है। ये तो बात आपको क्लियर ही है। चलिए अब हम कुछ यौगिक का नाम देखते हैं, इससे और ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए लिखते हैं इनका नाम। सबसे पहले एल्केन का नाम लिखते हैं। तो एल्केन के लिए क्या ध्यान रखना है आपको? फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी कार्बन के संख्या में गुना करके, दुगुना करके उसमें 2 जोड़ देना है। देखिए तो 1 है, 1 का दुगुना 2, 2 दूना 4 है, क्या 2 2 4 है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एल्क का नाम, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 के लिए मेथ। अच्छा इसके बाद जरूरी एल्केने है, तब CnH2n+2 के फॉर्म का है, इसका मतलब हो जाएगा N जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन। देखिए C1H1 × 2 + 2 के फॉर्म का है। इसको देखिएगा तो क्या ये C2H2 × 2 + 2 के फॉर्म का नहीं है? आप कहोगे जी सर है तो 2 कार्बन के लिए H लिखते हैं, और उसके बाद क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं जी? N लगाते हैं। ध्यान में रखना इन सब बातों को। अच्छा इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या है? इसके बाद है C4H10, इसको भी लिख सकते हैं C4H4 × 2 + 2 के फॉर्म का, यानी इसको अभी नाम क्या लिखेंगे? देखिए 4 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन है तो N लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए हेक्सेन, 6 कार्बन है ना, इसको भी लिख सकते हो C6H6 × 2 + 2 के फॉर्म का। जब ऐसा लिख सकते हो तो इसका मतलब है कि एल्केन है तो हेक्सेन लिखेंगे। बात क्लियर ना? अभी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा इस पर, चिंता मत कीजिए, आपका बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर CnH2n के फॉर्म का होगा, किसके फॉर्म का? CnH2n के फॉर्म का, तो एल्कीन होता है। अच्छा इसमें क्या लगता है जी? तो इन लगता है। जैसे देखिए C 2 दूना 4 है, इसका मतलब एल्कीन है, 2 कार्बन है तो एथ। अच्छा एल्कीन है तो इन लगाएंगे। C6H12, अभी इसका मैं आपको सामान्य नाम भी बताऊंगा, C6H12, तो ये हो जाएगा हेक्स। अच्छा दुगुना है, इसका मतलब है कि इन लगेगा, अच्छा C4H8, इसमें देखिए ब्यूट हो जाएगा, और दुगुना है तो इन लगेगा। C5 5 है तो पेंट लगेगा, और दुगुना है तो इन लगाएंगे। अच्छा सामान्य नाम क्या लिखते हैं इसका? कॉमन नेम, ठीक है, CN कॉमन नेम, CN कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या लिखते हैं? तो ध्यान में रखिए एथ है ना, तो इसको लिखते हैं एथिलीन। क्या लिखते हैं? एथिलीन, एथिलीन। अच्छा इसमें कई गो? 6 गो ना, तो हेक्सीलीन। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा इसमें 5 गो है तो क्या लिखेंगे जी? पेंटिलीन। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें देखिए इसमें 4 को है, क्या लिखेंगे? आप कहोगे ब्यूटीलीन। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा इस पे आते हैं, इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? तो 2 कार्बन है। अच्छा इसका पहले जनरल फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये होता है CnH2n-2, ठीक है, और क्या लगाते हैं इसमें? आइन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C2H2 है, C2H2 है तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, आयन जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं, आयन। अच्छा तीन कार्बन है तो प्रो, क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं। अच्छा चलिए इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम लिखेंगे मेथिल एसिटिलीन। दोनों ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको एसिटिलीन ध्यान में रखना है। इसको मेथिल क्यों लिखा है, तो देखिए C2H2 के फॉर्म में जोड़ देंगे, CH3 बाहर आ जाएगा, तो मेथिल एसिटिलीन नाम हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अब आते हैं हाइड्रोजन यौगिकों की तरफ। तो इधर से दो नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग साधारण नाम की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी दो तरह के नाम लिख सकते हैं, एक साधारण नाम और एक आईयूपीएसी नाम। अब देखिए अब मजा आएगा। चलिए साधारण नाम देखते हैं इसका सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो क्लोरो जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शुरू में मेथिल है ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्रुप वाला नाम लिखते हैं। तो एक कार्बन का ग्रुप है तो मेथ लिखेंगे, इसमें ईल लगा देंगे, नहीं क्या लगा देंगे, मेथिल, और लास्ट में जुड़ा है क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे है दो गो कार्बन है तो एथिल, अब क्या लास्ट में लगा हुआ है, ब्रोमाइड। साधारण नाम लिखने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आप कहोगे आएगा सर, बहुत बढ़िया से आएगा। अच्छा तीन कार्बन है तो प्रोपीन, आयोडीन है तो आयोडाइड। बहुत लोग वीडियो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, उनसे सहन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। अभी के टाइम में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर कब पढ़ोगे भाई, एक महीना एग्जाम का बचा हुआ है, अभी के समय अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर कब करोगे, फिर आपके लिए पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। तो अभी पढ़ाई कर लो, बाद में 11th में जाना तो आराम ही आराम करना, जितना करना है, फिर 12th से लग जाना पढ़ाई में। चलिए यहाँ पे अच्छा इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तो दो को जुड़ा हुआ है ना, CH2Cl2, CH2Cl2, इसका नाम लिखते हैं मेथिलीन, क्या लिखते हैं, मेथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा CHCl3, आपको पता है इसका सूत्र है, इसका सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। अच्छा कई लोग क्लोरोफॉर्म को CCl4 बना देते हैं, नहीं ये है टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो ये अच्छा आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्लोरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोरो, हिंदी में लिख देते हैं क्लोरो, क्या लगा हुआ है, मेथेन। अच्छा आपको बात क्लियर हो रहा होगा कि अनुलग्न है तो क्लोरो लग रहा है, सॉरी पूर्व लग्न है ना, पूर्व लग्न है तो क्लोरो लग रहा है, अनुलग्न है तो क्लोराइड लग रहा है। कहने का मतलब है अनुलग्न है, हैलोजन है तो हैलो लगेगा, आप पूर्व लग्न है, सॉरी अनुलग्न है तो हैलाइड लगेगा, आप पूर्व लग्न है तो हैलो लगेगा। चलिए इसका क्या नाम होगा, इसका ब्रोमो। अच्छा अब क्या जुड़ा है, C2H5 है तो एथेन लिखेंगे ना दो कार्बन के लिए। चलिए CH3H7I, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो आई लगाया तो आयोडो लिखेंगे, आयोडो, और आई इसके बाद C3 है ना, प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम लिखोगे, दो क्लोरो है तो डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। इसके बाद क्या लगा हुआ है, तो एक कार्बन है तो मेथेन लिखेंगे। चलिए अच्छा इसका नाम क्या लिखोगे, तो देखिए तीनों क्लोरीन लगा है तो क्या लिखोगे, ट्राइक्लोरो, मेथेन है तो मेथेन लिखोगे। अच्छा इसमें कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के नाम पे। एल्डिहाइड लगता है CHO और इसमें लगता है CO, CHO में बचता है अल, क्या बचता है अल, इसमें बचता है ओन। अच्छा अब पहचान करो कि कहाँ कहाँ एल्डिहाइड लगा है, आप कहोगे सर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, बाकी जगह तो नहीं लगा है ना, नहीं लगा है। अच्छा अब देखिए इसमें भी दो नाम लिखेंगे, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम,
तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं साधारण नाम। साधारण नाम कैसे लिखते हैं? तो एक कार्बन के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा फॉर्म। अच्छा, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिड का। किसका? एसिड का, तो हो जाएगा क्या? एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, तीन कार्बन, यहाँ पे भी दो कार्बन है जी, सॉरी तीन कार्बन है ना, दो और एक तीन। इसके लिए यूज करेंगे प्रोपी का, प्रोपियोल्डिहाइड। चलिए, अच्छा अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है, का नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो मेथिल लिखेंगे, एन लगाइए देंगे, और लास्ट में क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं, मेथेनाइल हो जाएगा या मेथेनॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, इसके बाद एन लगाते हैं, इसके बाद एल लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तीन कार्बन है तो क्या लगाएंगे? प्रोपेन लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अल। CH3CO CH3 CH3CO यानी कीटोन वाला ग्रुप है ना, CO ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे साधारण नाम इसका हो जाता है एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा? एसीटोन। साधारण नाम हो जाएगा एसीटोन। अच्छा, एसीटोन यहाँ पे देखिए तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? देखिए कितनी कार्बन है? 1 2 3, तीन कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और लगाएंगे ओन। सिंपल सा तो है, कुछ भी तो नहीं करना है, नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अब बुझाया। एल्कोहल कैसे लिखते हैं जी? एल्कोहल लिखते हैं, लास्ट में लगा होना चाहिए OH। क्या लगा होना चाहिए? OH, और इसमें लगाते हैं अनुलग्न ऑल। देखिए तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। अच्छा, एन लगा देंगे, उसके बाद ऑल जोड़ देंगे, कुछ भी तो नहीं करना है। अच्छा, दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे, इसके बाद एन लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। तीन कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, इसके बाद एन लिखेंगे, ऑल लगा देंगे। कुछ लोग को अभी भी बात समझ में नहीं आ रहा होगा, खैर बता देते हैं फिर से। आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं कि ये जो है, देखिए क्या है? मेथ है, एक कार्बन है, एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट। खैर इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एथेन, यहाँ पे एल्कोहल है, वही समूह लगा हुआ है तो एल्कोहल है, एल्कोहल है तो ऑल लगाते हैं लास्ट में। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ पे चार कार्बन है तो ब्यूट, एन ऑल लगा देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साधारण नाम कैसे लिखते हैं जी? साधारण नाम भी तो जरूरी है, कहीं आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा ना इससे, साधारण नाम से ही आता है। जरूरी है कि साधारण नाम आप ध्यान में रखिए, और आपको आईयूपीएसी नाम उसका लिखना भी पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए जरूरी है, दोनों ध्यान में रखना। साधारण नाम कैसे लिखेंगे? देखिए दो है, एक कार्बन है ना मेथिल, एक कार्बन के लिए मेथिल लगा देंगे एल्कोहल, हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अच्छा, ये साधारण नाम है? हाँ साधारण नाम है। दो कार्बन है तो एथिल क्या लगा देंगे जी? एल्कोहल लगा देंगे सर। तीन कार्बन है तो प्रोपील क्या लगा देंगे? तो आप कहोगे कि सर एल्कोहल लगाएंगे। चार कार्बन है तो ब्यूटील, आप क्या लगाएंगे? आप कहोगे फिर से कि सर क्या बार बार पूछ रहे हैं, एल्कोहल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपील एल्कोहल, ब्यूटील एल्कोहल। अच्छा, अब आते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। कार्बोक्सिलिक का क्या बताया था मैंने? COOH क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। अच्छा, अब आइए आईयूपीएसी नेमिंग पे इसके कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, और एन तो लगाएंगे ही, और साथ ही क्या लगाएंगे? ओइक एसिड लगाएंगे। फिर से वही एल्कोहल वाली कहानी है, बस वहां पे ऑल लगता था, यहाँ पे ओइक एसिड लगेगा। चलिए, यहाँ पे देखिए एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे, एन तो लगाएंगे ही, या साथ ही ओइक एसिड लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे दो कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन तो प्रोपेन लिखेंगे और ओइक एसिड लगा देंगे। चलिए, साधारण नाम कैसे लिखते हैं? तो बात करें साधारण नाम की, तो इसको 1 2 और 3
एक नंबर का साधारण नाम कैसे लिखोगे? तो देखिए यहाँ पे एक के लिए क्या यूज करते थे, फॉर्म यूज करते थे, तो हो जाएगा फॉर्म, इक लगा देंगे एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगला वाला का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। दूसरी का वाला देखिए, दूसरी का वाला क्या है, दूसरी का वाला है यहाँ पे हम लोग एसिड का प्रयोग करते थे, ये हो जाएगा एसिटिक, एसिड है तो एसिटिक हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा तीसरिका के लिए क्या यूज करते थे, तीसरिका के लिए देखिए यहाँ पे प्रोपीनिक, ठीक है, प्रोपियोन यूज करते थे ना, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। तो ये इसके सामान्य नाम हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। सबसे पहले आप लोग करेंगे इसको नोट। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, इसका संरचना लिखना है, इसका क्रियात्मक समूह का नाम बताना है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस होमवर्क को आप जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर भेजिएगा, मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करता हूं, तो जरूर भेजिएगा आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब बात करते हैं समावयवता की। समावयवता को कहते हैं अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म, ठीक है। समावयवता होता क्या है, तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उन्हें समावयवी कहते हैं, और यह घटना समावयवता कहलाती है। एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़ाने से पहले मैं दे देना चाहता हूं कि मैं आपको केवल संरचनात्मक समावयवता पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, संरचनात्मक समावयवता। और यह जो परिभाषा समावयवता की लिखी हुई है वह परिभाषा भी केवल संरचनात्मक समावयवता के लिए ही सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह परिभाषा केवल संरचनात्मक समावयवता के लिए ही सही है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो प्रकाशिक समावयवता, त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। अगर डिटेल में वीडियो बनाना रहता तो मैं आपको पढ़ाता भी, लेकिन अभी आपको एग्जाम के लिए पढ़ना, आपके एग्जाम में केवल संरचनात्मक समावयवता पूछता है। तो क्या मतलब हुआ कि अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। जैसे कि देखिए हम लेते हैं मेथेन का, अच्छा पहले जांच कर लेते हैं, हम लोग शुरू से जांच करते हैं एक से। मेथेन का संरचना लिखिएगा, देखिए इसको कहते हैं अणुसूत्र। क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। इसका जब संरचना लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। क्या इसका कोई दूसरा समय इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेन? नहीं, ये किसका है, मेथेन नाम है इसका। अच्छा क्या इसको दूसरा तरह से भी लिखा जा सकता है क्या, कहोगे आप कि नहीं सर नहीं लिख सकते हैं। तो इसका समावयवी कितना हुआ, एक हुआ। इसका समावयवी कितना हुआ, एक हुआ। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे पे आते हैं एथेन। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रह जाता है कि हाँ आखिर हम लोग को खाली ब्यूटेन का काहे बताया जाता है, एथेन का भी बताना चाहिए, प्रोपेन का भी बताना चाहिए। तो आप खुद देखोगे आज कि हाँ इन सबका समावयवी कैसे एक ही वो होता है, इसलिए नहीं बताया जाता है। चलिए C2H6 है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, अणुसूत्र है। क्या नाम है इसका, तो आपको पता है इसका नाम है एथेन। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, तो एक कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, N है तो क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन भर दीजिए। 3 हाइड्रोजन इस तरफ, 3 हाइड्रोजन इस तरफ। अब बताओ इसको क्या दूसरे तरीका से भी लिख सकते हो। आप कहोगे कि हाँ सर लिख सकते नहीं, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। लिख तो दिया, हम कहेंगे लिख तो दिए भाई, लेकिन हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसे सीधा कर देंगे। सीधा कर देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। इसके संरचना सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो ये वाली चालाकी आपकी नहीं चलेगी, ये वाली चालाकी आपकी नहीं चलेगी। कहने का सीधा सा मतलब है, कहने का सीधा सा मतलब है कि इसका समावयवी भी कितना होगा, तो इसका समावयवी भी एक ही होगा, 2 या 3 नहीं होगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, केवल मैं आपको संरचनात्मक समावयवता बतला रहा हूं, जिनके संरचना सूत्र अलग अलग हो और सूत्र समान हो। यहाँ पे अणुसूत्र सेम है, इसमें संरचनात्मक समावयवता दूसरा कोई नहीं होगा। चलो तीसरा बताते हैं हम आपको, प्रोपेन का C3H8।
इसको कहते हैं प्रोपेन। ये क्या है? अणु सूत्र है। अच्छा, इसका संरचनात्मक सूत्र लिखे, चलो लिखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर बीच में क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड बना है तो तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर बनेगा दो और, क्योंकि दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर कितना बॉन्ड से जुड़ेगा? तीन बॉन्ड से, एक दो तीन। अच्छा, तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। क्या इसकी आप अलग भी संरचना लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर, लग तो नहीं रहा है, इसको फिर ऐसे लिख दे क्या? नहीं, वैसे तो होगा नहीं, वो वाली चालाकी आपकी चलेगी नहीं। अच्छा, अब इसका दूसरा नहीं हो सकता है, आप भी कहोगे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग ब्यूटेन का। अब पता चला ना क्यों हम लोग इसका समवायता नहीं लिखते हैं? क्योंकि इसका समवायवी का संख्या मात्र एक होता है, वही संरचना होता है, इसका दूसरा समवायवी होता ही नहीं है। चौथा है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि C4H10, सॉरी C4H10। अच्छा, इसको लिखो तो देखिए सबसे पहली संरचना लिख सकते हैं ऐसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे लगाएंगे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन, एक दो तीन। अच्छा, एक तो यह हो गया। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? शॉर्ट फॉर्म में इसको बुक में जो है ऐसे देखने को मिलेगा आपको, एन ब्यूटेन कहा जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन है। सिंपली संरचना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको एक अलग तरीका से भी लिखा जा सकता है क्या? हाँ, लिखा जा सकता है। देखो कैसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन को घटा देंगे। तीन कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ पे नीचे लटका दो। क्या कर दो? लटका दो। एक कार्बन हमने नीचे लटका दिया। अब क्या करोगे? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। चलिए, अब यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो। यहाँ पे दो, एक बॉन्ड बना है तो तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड जुड़ गया है तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा। अच्छा, जब भी एक लटक जाए ना दो नंबर पे, जब भी एक लटक जाए दो नंबर पे, इसको कहते हैं लोग आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। ध्यान रखिएगा, दो नंबर पे अगर एक लटक जाता है तो आइसो कहते हैं। दो नंबर पर अगर एक लटक जाता है तो आइसो कहते हैं। दो नंबर पर अगर दो लटक जाता है तो नियो कहते हैं। एक देखिए नाम नहीं बनेगा ना, एक दो। दो नंबर पर एक लटक जाए तो आइसो, दो नंबर पर दो लटक जाए तो नियो। ठीक है, अभी हम लोग पेंटेन के संरचना में देखेंगे। अच्छा, इसका एक बात बताइए, इसका जो आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम क्या होगा? आप कहोगे क्या सर, नाम हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम ब्यूटेन। अच्छा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आप कहोगे एक दो, दो नंबर पे जुड़ा है मेथिल तो हो जाएगा दो मेथिल। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन चेन एक दो तीन यानी कि प्रोपेन। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं हम समवायवी का, पेंटेन का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पेंटेन का समवायवी। किसका? पेंटेन का। दो चीज का देखेंगे, एक पेंटेन का देखेंगे और एक प्रोपील क्लोराइड का देखेंगे, C3H7Cl। इन दोनों का हम लोग इसको कहते हैं प्रोपील क्लोराइड। आपको पता है ना, सामान्य नाम लिखा हुआ है। और ये पेंटेन है, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? संरचना लिखेंगे। पहला नंबर, कई को कार्बन देंगे? 5 को, 1 2 3 4 1 5। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड 1 2 3। यहाँ पे लगाएंगे, एक हाइड्रोजन लगा है तो तीन हाइड्रोजन और लगेगा। अच्छा, यहाँ पे दो बॉन्ड बना हुआ है तो दो बॉन्ड और बनेगा। दो बॉन्ड बना है, दो बॉन्ड। यहाँ पे भी दो बॉन्ड बना है, दो हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, कई हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। चलिए सबसे पहला ये संरचना हो गया, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सामान्य से संरचना है तो नॉर्मल पेंटेन। दूसरी बनाते हैं हम लोग। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार एक और नंबर ऑफ कार्बन हटा देंगे। चलिए 4 लगा देते हैं, 1 2 3 4। 4 हो गए, 5 हो गए ना। यहाँ पे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। आइए क्या कर देंगे? 2 नंबर पे लटका देंगे। लटकाने के बाद यहाँ पे देखिए
कितना बॉन्ड बना है? एक बना है, 3 और बनेगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे कितना बना है? 2 बना है। अच्छा इसको आप संघनित सूत्र के फॉर्म में भी लिख सकते हो ना। अच्छा इसको H लिख सकते हो, इसका 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। आप कहोगे सर यहाँ पर भी जोड़ दो, चलिए जोड़ दिया। अच्छा जब 2 नंबर पर लटका होता था, 1 2 3 4, जब 2 नंबर पर लटका होता था तो क्या कहते थे? आइसो कहते थे। सामान्य नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आप कहोगे सिंपली पेंटेन हो जाएगा, क्या मजाक है ये? नहीं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका नाम बताओगे। 1 नंबर 2 नंबर पे है मेथिल, 2 मेथिल। आप टोटल जो बॉन्ड है कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। सिंपल सा बात है। चलिए तीसरी संरचना लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। अब की बार भी ये कार्बन हटा देंगे। 1 2 3। अब आपको ये कार्बन यहाँ पे लगा दो और एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, फिर भी सेम संरचना हो जाएगी ना, टोटल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। अब देखिए यहाँ पे अब की बार हम लोग थोड़ा सा जगह कम है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। यह संरचना जो है 2 नंबर पे, इधर काउंटिंग करेंगे, मेन चेन ये हो जाएगा आपका। काउंटिंग करोगे 1 2 3, या इधर से करोगे तो इधर से भी वैसे ही सेम आएगा। इधर से भी आप मेन चेन बना के कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। जब भी 2 नंबर पे 2 लटका रहे तो नियोपेंटेन। अच्छा इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? तो देखिए 2 नंबर पे 2 मेथिल है ना, तो लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल। 2 नंबर पे 2 मेथिल, तो 2 बार 2 और डाई मेथिल, 2 मेथिल है। आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 प्रोपेन है ना। चलिए आशा करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए इसी आधार पे आप एक होमवर्क में लिखिएगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका हेक्सेन का लिखना है समावयवी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना समावयवी आपका आ जाए। ठीक है, हेक्सेन का। वैसे चलिए अब प्रोपील क्लोराइड का एक लिखते हैं, C3H7Cl। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 को C लिखेंगे, डबल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे नहीं। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। एक जगह क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे लगेंगे 3। क्यों? आपको सभी बातें पता है कि जब एक बॉन्ड बनाएगा तो 3 को लगाएंगे, 2 को बॉन्ड बनाया रहेगा तो 2 को लगाएंगे, अब 1 को बनाया 3 को बनाया रहेगा तो 1 को लगाएंगे। अच्छा एक यहाँ पे क्लोरीन जोड़ सकते हो, तीसरा काम तो ऐसे एक यहाँ पे क्लोरीन जोड़ सकते हो। नहीं, अब बाकी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, हाइड्रोजन लास्ट में लगाना है। ठीक है, हाइड्रोजन कब लगाना है? लास्ट में लगाना है। अच्छा तीसरा आप क्लोरीन कहाँ जोड़ सकते हो? आप कहोगे सर यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दो, फिर भी सिंपल हो जाएगा, हम उसको उल्टे ऐसे कर देंगे। नहीं, यहाँ पे अगर क्लोरीन जोड़ देते हो फिर ऐसे कर देंगे ना, सिंपल इसी के जैसा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पे आपको 2 गो संरचना देखने को मिल गया। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा हूं मैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ तो? इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपील क्लोराइड का 2 समावयवी होता है। अब भैया ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, हेक्सेन का लिखेंगे, साथ साथ ब्यूटील क्लोराइड का लिखेंगे। किसका? ब्यूटील क्लोराइड। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना समावयवी आया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो 4 तरह की अभिक्रियाओं की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले है दहन अभिक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है संकलन अभिक्रिया, चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे जाएंगे तो इन अभिक्रियाओं के अलग अलग आपको रिएक्शन के नाम भी मिलेंगे। खैर अभी हम लोग 10th में है, हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ना है और पूरा डटे हुए हैं, तो एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सिंपल वे में, शॉर्ट वे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए दहन की बात करते हैं। दहन आपने पहले ही पढ़ चुका है, किसी भी वस्तु को जलाने को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। आप कार्बन के किसी भी अपरूप को जला लीजिए, कार्बन के किसी भी अपरूप को जला लीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वो चाहे ग्रेफाइट की बात हो या चारकोल की बात हो, किसी भी अपरूप को जला लीजिए, क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस ऊष्मा तथा प्रकाश निकलेगा। अच्छा आपने एक बात महसूस की होगी कि आप क्या किए कि कई बार कोयला हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है? कोयला जलने के बाद भी उससे ऊष्मा नहीं निकलती है, सॉरी
प्रकाश नहीं निकलता है लेकिन फिर भी ऊष्मा हमें मिलती रहती है। नहीं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गैस का जलना। इसका कारण क्या है? गैस का जलना। हमें ऊष्मा जो है इस कार्बन के जलने से नहीं मिलती है, हमें ऊष्मा जो है गैस के जलने से मिलती है, गैस के निकलने से मिलती है। बात ध्यान में रखिएगा, हमें ऊष्मा गैस के निकलने से मिलती है। चलिए, इसके अलावा मेथेन का दहन है। मेथेन का दहन कीजिएगा, CH4 को तोड़िएगा तो बनेगा CO2 प्लस H2O। संतुलित है कि नहीं है? आप कहोगे सर संतुलित कर दो ना, तो कर देते हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, CO2 प्लस 2 H2O। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, 4 हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। इससे क्या निकलता है? ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है। ध्यान में रखना, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन कराओगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊष्मा और प्रकाश आपको मिलेगा। इसके अलावा आपने क्या कराया? इस CH3CH2OH यानी एथेनॉल का दहन कराया, तब आपको मिला CO2 प्लस H2O। यहाँ पर भी आप संतुलित कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए एक कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कर दो। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 5 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 कर देंगे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और 3 7, जिसमें से 1 है और 3 यहाँ पे लगा तो 3 दूना 6 और 1 7, इधर भी 7। इससे भी ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। ध्यान में रखना, किसी का भी दहन कराओगे तो ऊष्मा और प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। क्या आपने कभी भी किसी कार्बनिक यौगिक को, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सबको बर्नर के पास जलाकर देखा है? क्या उससे कभी कोई गैस निकलती है? अगर काली धुआं निकलती है तो समझ जाना, काली धुआं निकलती है तो समझ जाना कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन स्वच्छ धुआं निकलती है, ज्वाला स्वच्छ होती है, तो समझ जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आया ना? कार्बनिक यौगिक को जला के देखना, और अगर काली धुआं निकलती है तो समझ जाना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर स्वच्छ ज्वाला निकलती है तो समझ जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपके घर में LPG गैस जरूर होगा। आप जब उसको जलाते हो तो किस रंग की ज्वाला निकलती है? नीले रंग की स्वच्छ ज्वाला निकलती है। इसका मतलब है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नहीं, कैसी ज्वाला निकलती है? स्वच्छ नीली कलर की ज्वाला निकलती है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बात ध्यान में रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है और संतृप्त से पीली कलर की ज्वाला या किसी और कलर की ज्वाला और काला धुआं साथ साथ निकलते रहता है। यही कारण है। देखिए ये कब होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कब दहन होगा? अच्छा, किसी को भी अगर कम ऑक्सीजन की मात्रा में भी गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उस पर कज्जली आ जाएगा, पूरा तरह से ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि आपने चूल्हा पर, साधारण चूल्हे पर खाना बनते हुए देखा होगा, वहां पे नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला भाग पूरा काला काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु जाने का रास्ता कम मिलता है। ठीक है, वायु कम पहुंच पाता है, ऑक्सीकरण वहां पे जो दहन है वो कम हो पाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए उस पर क्या हो जाता है? कजली आ जाता है। अब बुझा ना? क्लियर हो गया होगा बात आप लोगों को। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का जुड़ना। अच्छा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, एल्कोहल का आपको सूत्र याद होगा, OH रहता है। एल्कोहल में क्या रहता है? OH। अब बन जाता है एल्कोहल, किसमें बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। सबसे पहले एल्कोहल बदलता है CH2 एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड बदल जाता है COOH में। बात क्लियर किया? बात क्लियर हो गया होगा। एल्कोहल बदलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बदलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एल्कोहल बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किस क्रिया के कारण? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है तभी बदलता है भैया, नहीं तो नहीं बदलता। जैसे कि CH3CH2OH, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक क्षारक होता है जो कि ऑक्सीकारक का काम करता है। और फिर आप पूछोगे ऑक्सीकारक क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीकरण कराता है, उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं ना। अच्छा, तो ऑक्सीजन दे दिया तो ये बन गया CH3COOH। बात क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन देकर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराता है। चलिए इसके बाद बात करें संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया माने एडिशन रिएक्शन, जुड़ने वाली अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो संकलन अभिक्रिया द्वारा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जो है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। निकेल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु समूह को या यौगिक को किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखिए CH4 + Cl2, यह अभिक्रिया जो है केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। CH4 है, देखिए यहाँ पे कार्बन ऐसे होगा ना, CH4, यहां से क्या हुआ? यहां से क्लोरीन का 2 अणु आया, क्लोरीन का 2 अणु आया और इस हाइड्रोजन को हटा दिया। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हटा दिया। अच्छा, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? HCl जो है लेके चला जाएगा। अच्छा, इसके पास हाइड्रोजन की कमी हो गई, अब क्लोरीन ही वाला आएगा इसके पास, कहेगा कि हम आ जाते हैं तुम्हारे पास। तो ये देखिए CH3 हो गया प्लस Cl हो गया। बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को उड़ा के लेके गया, अब इसके पास एक की कमी हो गई तो क्लोरीन आया इसके पास और जुड़ गया। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले लालच और फिर आके जुड़ गया। बात बुझा है ना? तो ये थी चारों अभिक्रियाएं जो आपको हो सकती है। और क्या आपको पता है कि कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण जीवाश्म से हुआ है, इसलिए इसको जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लाखों वर्ष पहले जो है क्या हुआ कि धरती पर जो है ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटा तो सारा तितर बितर हो गया, बहुत सारे जीवाश्म, बहुत सारे पेड़ पौधे, फल, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है धरती के अंदर धंस गए, समुद्र में कुछ चले गए। अब इन सब में क्या हुआ? समुद्र में के अंदर जो है काफी दबाव बना। दबाव बनने के बाद जो है उस पर बहुत बैक्टीरिया काम करने लगे। बैक्टीरिया से जो है उस पर दबाव ज्यादा बढ़ गया। दबाव बढ़ने के बाद जो है वही जीवाश्म जो है लाखों वर्षों बाद जो है कोयला और पेट्रोलियम तेल में बदल गए और आज उनका रिसाव होता है, उन्हीं से हम उनको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कि आपको क्या लगता है कि कोयला और पेट्रोलियम जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या संसाधन होगा? क्या हम कोयले और पेट्रोलियम के अभाव में असुरक्षित हो जाएंगे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग मिटा देते हैं सबसे पहले इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एथेनॉल की। एथेनॉल कैसे बनता है, एथेनॉल का गुण क्या है, एथेनॉल का रासायनिक गुण क्या है, उसके बारे में। एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। यह इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? IUPAC। और यह जो है इसका सामान्य नाम है, ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। अणु सूत्र की बात करें तो C2H5OH और इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको संघनित सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र की बात करें तो आपका संरचना सूत्र ऐसे लिखा है, 2 कार्बन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक OH समूह जुड़ा हुआ है। बात करें किस समूह का तत्व है तो एल्कोहल समूह का तत्व है। सीधा सा बात बुझा रहा है नहीं? चलिए इसके बाद बात करें कि यह कहां से हमको देखने को मिलता है। फलों में मिलता है, या वनस्पति तेलों में मिलेगा नहीं, बस वनस्पतियों में मिलता है, सुगंधित तेलों में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह सभी शराबों का मुख्य अवयव होता है। जितना भी शराब है ना, जितना भी वाइन है, लगभग सभी वाइन में पाया जाता है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन में स्पिरिट क्यों होता है? अल्कोहल के कारण। वाइन में स्पिरिट कौन क्यों होता है? अल्कोहल के कारण, एथेनॉल के कारण। इसके बाद बात करें इसका निर्माण कैसे होता है तो देखिए ये इसका निर्माण जो है स्टार्च युक्त पदार्थों से होता है। किससे होता है? स्टार्च युक्त पदार्थ। नहीं, इसका एक और नाम है ग्रेन एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, ग्रेन एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? एथेनॉल को। ग्रेन एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? एथेनॉल को। किस विधि द्वारा बनता है? किण्वन विधि द्वारा। हम लोग जो यूज करते हैं किण्वन विधि द्वारा बनेगा। अरे प्रयोगशाला विधि द्वारा बनता है नहीं, लेकिन प्रयोगशाला वाला हम यूज थोड़ी करते हैं। नहीं, वो केवल
रिएक्शन कराने के लिए होते हैं, ध्यान में रखने के लिए। तो बात करें कि बनाने की विधि की, तो दो विधि है, एक प्रयोगशाला वाला जो ये दोनों है, ठीक है, दूसरी का जो है औद्योगिक विधि है जो कि किण्वन विधि है, बहुत ही पुरानी विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। खैर इसकी बात करते हैं हम लोग एथिल ब्रोमाइड की जल अपघटन से। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3CH2Br। नहीं, अब जल अपघटन आप दो से करा सकते हो, एक करा सकते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से और दूसरा करा सकते हो आप AgOH से, ठीक है। चलिए दोनों से करा लेते हैं हम लोग CH3CH2Br। अगर आप इससे जल अपघटन कराते हो तो क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सोडियम जो है ब्रोमाइड को लेकर भाग गया, सिल्वर जो है ब्रोमाइड को लेकर भाग गया, बाकी लोग बच गए। अब बताइए, यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड भाग गया, यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड भाग गया, तो बचा का जी CH3CH2। अब देखिए ये वाला इंतजार करेगा, अब कहेगा कि ये वाला बच गया, चलो हम तुम्ही को ले लेते हैं। तो ये ले लिया CH3CH2OH, ये भी ले लिया CH3CH2OH। भले आपको लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में जो है पूछा जाता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया, समझिए आज आपका 5 नंबर क्लियर। तीसरी का है एसिटाल्डिहाइड के अपघटन से। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? तो आपको पता है CH3CHO, CH3CHO अपचयन कराना है, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अपचयन कराना है इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। किसके उपस्थिति में? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में। जब इसमें ऑक्सीजन जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता है CH3CH2OH। क्या बन जाता है? CH3CH2OH। यहाँ से भी बन जाता है हमारा एथेनॉल। तो ये दोनों अभिक्रियाएं ध्यान में रखेंगे, दोनों प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरी का बात करें औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण किससे किया जाता है? किण्वन विधि से। किससे? तो स्टार्च युक्त पदार्थों से, जैसे गन्ना हो गया, उससे शुगर मिलता है ना। तो गन्ना का मान लीजिए हमने निकाला शक्कर, पहले भी बता चुके हैं यह सबसे पुरानी विधि है, ठीक है, सबसे प्राचीन विधि है, इसी विधि से हम लोग करते हैं। तो शक्कर लिया आपने, शक्कर में क्या डाल दिया? बहुत सारे ईस्ट डाल दिए। क्या डाल दिए? ईस्ट डाल दिए। ईस्ट क्या करेंगे? उसको अपघटित कर देंगे। अपघटित करने के बाद क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करेंगे और साथ ही साथ आपका बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा आप लोग को, शॉर्ट में हम बता दिए हैं। चलिए भौतिक गुण की बात करें तो यह उदासीन यौगिक होता है। कहने का मतलब है ना यह अम्ल पर प्रभाव डालता है, न लिटमस पर, जल के पीएच को भी प्रभावित नहीं करता है। अच्छा एक बात बताइए, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा पीएच वैल्यू कितना होगा इसका। उदासीन यौगिक है, पीएच वैल्यू कितना होगा? चलिए अगर बात करें तो यह रंगहीन होता है, रुचिकर सुगंध युक्त होता है और तीक्ष्ण स्वाद वाला होता है। स्वाद इसका बहुत तीक्ष्ण होता है और बहुत ही गंध युक्त होता है, सुगंधित होता है और ज्वलनशील होता है, माने इसको जलाइएगा तो जल जाएगा। आर्द्रता ग्राही भी होता है, आर्द्रता को बहुत जल्दी सोख लेता है। चलिए अगर बात करें तो यह सभी विलायकों में जो है, सभी कार्बनिक विलायकों और जल में भी विलेय होता है। ध्यान रखिए प्रमुख गुण है इसका, जल में भी ये विलेय होता है। अभी तक आप देख रहे थे कि कार्बनिक यौगिक जल में विलेय नहीं होता है, लेकिन ये जल में विलेय होता है। चलिए रासायनिक गुण की बात करें तो यह सबसे पहले है क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया कर लेता है, नहीं जैसे कि आप देखिए CH3CH2OH प्लस इसमें आपने सोडियम से अभिक्रिया करा दिया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2ONA। क्या बन जाएगा? CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अच्छा उसी तरह अगर आपने पोटेशियम से अभिक्रिया करा दिया तो क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखिए यहाँ पे बन जाएगा, पोटेशियम से अभिक्रिया कराइएगा CH3CH2OR, यहाँ पे पोटेशियम आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा प्लस H2। ठीक है, बात स्टरीकरण क्या होता है? तो स्टरीकरण देखिए, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी एल्कोहल से, जैसे इसी से एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है,
क्या H2O बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो थोड़ा इधर उधर मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, RCOOH होता है, और एल्कोहल क्या होता है, R-OH मान लीजिए। यह जो है जब भी निर्जल ZnCl2 लीजिएगा या H2SO4 लीजिएगा, ठीक है, तो उसकी उपस्थिति में क्या करेगा, ये बना लेता है एस्टर, RCOOR और प्लस H2O। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एथेनॉल का जल अपघटन कर, एथेनॉल का आप कराने जा रहे हैं क्या, एस्टरीकरण। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3COOH, और इससे क्या बन जाएगा बताइए। यहाँ पे H2SO4 लेंगे, सांद्र H2SO4, ठीक है। अब जब इससे अभिक्रिया कराइएगा तो ये बन जाएगा C2H5OCH3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बात आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा उपयोग। अगर इसके उपयोग की तो इसका उपयोग पेंट में किया जाता है, वार्निश, गोंद, आयोडीन, इन सब के विलायक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा औषधियों में कई सारी औषधियां होती है जिससे हमें नींद आ जाती है, उसमें अल्कोहल होता है। स्याही में, स्याही का आप देखिएगा उससे एक विशेष गंध आती है। परफ्यूम में इन सब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा स्प्रिट लैम्प में स्टोव के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिकम। क्लोरोफॉर्म का सूत्र तो याद होगा आपको, CH3Cl3, अभी मैंने बताया आयोडोफॉर्म CHI3 और एसिटिकम CH3COOH। तो एल्कोहल जो है सबसे पहले बदलता है लिहाइड में, लिहाइड बदल जाता है अम्ल में। नहीं, अभी अभी मैंने आपको बताया भी है। तो ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछ लेता है, एथेनॉल के संरचना, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, बनाने की विधि और उसके उपयोगों को लिखे। 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है। चलिए एक और सवाल है, एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि, संरचना, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह जो है इसका सामान्य नाम है, ठीक है, और यह जो है इसका IUPAC नाम है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसका अणु सूत्र होता है C2H4O2। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 2, तो 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 1 4 4 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 लिखा है। चलिए इसका संरचना कैसे होता है, संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। मैं फिर से बना के बता देता हूं आप लोगों को। जैसे इसको आप बना सकते हैं कार्बन, कार्बन, यहाँ पे आप बना सकते हैं ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे आपके। चलिए ये संरचना जो है, इसी संरचना को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करें, यह सामान्यतः बहुत प्राचीन काल से उपयोग होता रहा है। इसका किस रूप में उपयोग हो रहा है, सिरका के रूप में। सिरका में कितना पाया जाता है, एसिटिकम 10% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10%, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कहां से हमें प्राप्त होता है, तो हमें ये फलों से प्राप्त होता है। किस रूप में, एस्टर के रूप में। एस्टर तो अभी मैंने आपको बताया था, RCOO, इसी को ना एस्टर कहते हैं। हाँ, तो एस्टर के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा पसीना में भी पाया जाता है, ध्यान रखिए, पसीना में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की सबसे पहली विधि है मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से। मेथिल साइनाइड यानी कि मेथिल, साइनाइड यानी कि CN। इसका पूर्ण जल अपघटन कराइएगा, जब जल से अभिक्रिया कराइएगा, किसके उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में। तो यह क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो बन जाएगा CH3COOH और प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन बच गया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन लेके फरार, यानी CH3COOH और प्लस बन जाएगा NH3। इसको कहते हैं
अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। तो सबसे पहला मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से इसमें तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं, बनता है CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। इसी को ना कहते हैं एसिटिक एसिड और प्लस बनता है अमोनिया। चलिए बात क्लियर हो गया होगा। दूसरी का है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं? RMGX। किसको कहते हैं? RMGX। X क्या है? यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, R की जगह पर हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ठीक है। CH3MgCl है। क्या है? CH3MgCl है। हम इसको क्या करा रहे हैं? CO2 से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अभिक्रिया कराओगे जब आप तो ये बन जाएगा CH3COMgCl। क्या बन जाएगा? CH3COMgCl। और फिर जब इस CH3COMgCl का जब जल अपघटन कराइएगा, माने H2O से अभिक्रिया कराइएगा, तो ये बना लेगा CH3C, यहाँ से OH आ जाएगा, एक OH बन जाएगा, प्लस बन जाएगा MgOH और Cl। क्या बन जाएगा? MgOH Cl। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से बन गया हमारा एसिटिक अम्ल। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराना है, फिर उसका जल अपघटन कराना है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया, CH3COMgCl बन गया, और जब इसका जल अपघटन कराइएगा तो CH3COOH और प्लस MgOH Cl बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विधि इसके औद्योगिक निर्माण की। तो औद्योगिक निर्माण किया जाता है किण्वन विधि या सिरका विधि भी इसको कहते हैं। कैसे किया जाता है? तो आप क्या कीजिए, एक पात्र लीजिए, पात्र में जो है चीड़ के पत्तों का छिलन ले लीजिए, ठीक है, और उसको जमा कर दीजिए। धीरे धीरे जो है एथिल एल्कोहल उसमें डालते जाइए। एथिल एल्कोहल क्या कीजिए? डालते जाइए, और उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देते जाइए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? एक ईस्ट भी लेना है, माइकोडर्मा एसिटी, या उस पर क्रिया करके 25 से 30 डिग्री के सेल्सियस ताप पर बना देता है एथेनोइक एसिड और प्लस जल। क्या बना देता है? एथेनोइक एसिड प्लस जल। क्या करना है? एक पात्र लेना है, पात्र में क्या करना है? तो चीड़ के पत्तों का छिलन डाल देना है, पौधों का, और उसके बाद क्या करना है? धीरे धीरे एथिल एल्कोहल डालते जाना है, और ऑक्सीजन फिर जब दीजिएगा तो माइकोडर्मा एसिटी के ईस्ट के उपस्थिति में जो है बन जाएगा CH3COOH। बात करें यह कितना प्रतिशत तनु अम्ल होता है? 6 से 8%। कितना प्रतिशत? 6 से 8%। ध्यान में रखिएगा। भौतिक गुण की बात करें तो यह रंगहीन होता है, इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, और यह संक्षारक द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? संक्षारक तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए, इसके बाद यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बर्फ के समान। बर्फ का होता है, क्रिस्टल नहीं होता है, क्या होता है ना, बर्फ के समान गल जाता है, और इसका क्वथनांक कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान में रखो, इसका जमता कब है? हिमांक कितना है? 16.5 डिग्री सेल्सियस। पिघलता कब है? पिघलना नहीं, वाष्प कब बनता है? 118 डिग्री सेल्सियस। जैसे जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। चलिए आगे देखिए, यह जल से भारी होता है। क्या होता है? जल से भारी होता है, क्योंकि इसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.045। यह जल में एल्कोहल और ईथर में पूर्णतः विलय होता है। इसके बाद बात करें रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म में आता है सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया या पोटेशियम के साथ। पिछले जैसे एल्कोहल में देखे थे, एथेनॉल में उसी प्रकार है। तो ये बन जाएगा 2CH3COONA और प्लस H2, ठीक है, 2CH3COONA और प्लस H2। इसके अलावा ये Na2CO3 एवं NaOH के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, यह दोनों जो है क्या है? क्षार है। ये दोनों क्या है? क्षार है। ये दोनों जब क्षार है तो अगर इनसे लवण बनता है, इसका मतलब कि अम्ल ही अभिक्रिया किया होगा। अम्ल न क्षार और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। बात है कि नहीं है? है ना जी। चलिए, CH3COOH है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग Na2CO3 से, तो बन जाएगा CH3COONO
Na और प्लस H2O। अच्छा, इसको संतुलित कर दो। सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 करना पड़ेगा। जब सोडियम 2 करोगे तब ये 2 करना पड़ेगा, तब ना बनेगा H2O। अच्छा, अब फिर से इससे भी अभिक्रिया कराया गया तो इससे बन गया फिर से CH3 COONA और प्लस H2O। अच्छा, यहाँ पे संतुलित कराना, यहाँ पे पहले ही से ही संतुलित है। अच्छा, हाई दोनों देखा गया तो हाई दोनों लवण है। क्या है ये? लवण है। अच्छा, तो ये लवण और जल बना लिया, लेकिन भाई तो क्षार है। इसका मतलब है भाई तो क्षार है दोनों। और जब क्षार है, कोई ना कोई क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी अम्ल होगा। तब साफ साफ पता चल गया कि एथेनोइक अम्ल किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। आप इसको रासायनिक दृष्टिकोण से भी आराम से दर्शा सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया मैंने अभी कराई है, स्टरीकरण, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है और एस्टर बनाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसके उपयोग को, उसके बाद बात करेंगे साबुन और अपमार्जक की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल के उपयोग की। एसिटिक अम्ल का उपयोग रबड़ों के स्पंदन में किया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों को विलेय करने में एक विलायक के रूप में उपयोग होता है। बहुत बढ़िया विलायक है कौन? एसिटिक अम्ल। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक समझते हैं जो अभिक्रिया कराता है। अभिकर्मक क्या होता है? जो अभिक्रिया कराता है। इसके अलावा रंग और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिरका के रूप में तो होता ही है, अचार बनाने में सिरका तो डलाता है कि नहीं डलाता है। अब पहले से भी इसका उपयोग हो रहा है, किसके रूप में? सिरका के रूप में। इसके अलावा सेल्यूलोज रेशम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग साबुन और अपमार्जक की। यह चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए साबुन देखते हैं। साबुन को अंग्रेजी में सोप कहते हैं। साबुन का उपयोग जो है, अपमार्जक का उपयोग जो है कपड़ों को साफ करने में, अपने शरीर को साफ करने में किया जाता है। अब देखिए साबुन जो है वो कठोर जल से अभिक्रिया करके झाग नहीं बना पाता है, इसीलिए साबुन का उपयोग हम लोग अपने शरीर पर करते हैं, नहीं जी। और अपमार्जक का उपयोग किसको? कपड़ा धोने में करते हैं। सिंपल सा आप समझ सकते हैं, अपमार्जक सर्फ एक अपमार्जक है, नहीं। वही साबुन जो आप यूज करते हैं, डिटॉल, ये सब बहुत तरह के साबुन है, उन सब का तो सब साबुन है। हाँ, साबुन का ऐसा नहीं है कि साबुन जो है पहले नहीं था, पहले भी साबुन जैसे पदार्थ हुआ करते थे। जैसे एक प्रमाण मिला है 2000 साल पहले रोमवासी लोग जो थे साबुन जैसा ही पदार्थ यूज करते थे। और ये लोग इसको कहां से बनाते थे? बकरी की चर्बी से। अच्छा, चर्बी क्या होता है? वसीय पदार्थ होता है। आपको अभी बताएंगे हम कि साबुन भी वसा से ही बनता है, वसीय पदार्थ से बनता है। तो बकरी की चर्बी से और खनिज की लकड़ी से, लकड़ी के राख से बनाते थे लोग। कौन? रोमवासी लोग 2000 साल पहले। तो साबुन कोई नई बात थोड़ी है, नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि साबुन बनाने के लिए जो सबसे उपयोगी चीज है वनस्पति तेल, ये होता क्या है? तो वनस्पतियों से प्राप्त तेल को वनस्पति तेल कहते हैं। जैसे कि महुआ का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, अरंड के तेल। इनमें से कौन तेल ले लीजिए, चीड़ का तेल, इनमें से कोई तेल लीजिए, उसको वनस्पति तेल कहते हैं। अच्छा, वनस्पति तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल एक ग्लिसरीन और उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, उच्च वसीय अम्लों को ग्लिसराइड होते हैं। अच्छा, अब साबुन बनता कैसे भी तो बता दीजिए। तो साबुन बनता है जब भी वनस्पति तेल कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटाश से अभिक्रिया करता है। यानी वनस्पति तेल में जब आप कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटाश डाल देते हो तो सोडियम या पोटेशियम का वसा लवण बनता है। इसी वसीय लवण को हम साबुन कहते हैं। अच्छा, कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या है? कॉस्टिक सोडा का मतलब है NaOH। कॉस्टिक पोटाश का मतलब क्या है? बताओ जल्दी से। कॉस्टिक पोटाश का मतलब है KOH। बात जाए ना, इसका मतलब है सीधा सीधा कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक उच्च वसीय अम्ल लिया CH3
COOR, ठीक है, CH3COOR। इसका विक्रिया करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब बताइए इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किस तरीका से सर, तो ऐसे CH3OCOR ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा इसका 3 गो, अच्छा एक और ध्यान में रखना, यहाँ पर ग्लिसरीन के रूप में ग्लिसराइड फॉर्म होता है ना, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, किससे, ट्राई। अब ट्राई का मतलब क्या है, तो ट्राई का मतलब ये है, देखो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2CH होगा, नहीं CHOCOR, यहाँ पे होगा CH2OCOR, 3 गो होगा, ठीक है, प्लस 3 गो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आते हैं, अब अभिक्रिया कराते हैं। आप क्या करो इस, अब देखिए ये तीनों लेके भाग चुके हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसी के अंदर रहेगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसी के अंदर रहेगा। हाँ अब ये तीनों लेके क्या हो चुके हैं, भाग जाइए। तो अब लेके भाग जाइएगा तो बचेगा, देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा CH2 और यहाँ पे OH बचेगा, फिर यहाँ पे CH और फिर यहाँ पे OH बचेगा, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बचेगा OH, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा 3 गो ट्राई एल्कोहल, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ट्राई एल्कोहल। अच्छा और साथ में क्या बन जाएगा, अब देखिए असल पार्ट तो अब आया ना, तो अब देखिए ये क्या बनेगा, 3RCONA नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा ना 3RCONA, यानी इसको कहते हैं सोडियम का लवण, क्या कहते हैं, सोडियम का लवण। अभी एक एग्जांपल देके भी आपको समझाते हैं। सबसे हम लोग जो साबुन यूज करते हैं उसका सामान्यता R होता है C17H35, ठीक है, तो वही हम लोग पुट कर देंगे, या क्या है, क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी करा सकते हैं, कैसे को हम लोग ऐसे भी करा सकते थे, CH2O C17H35 CHO C17H35 और फिर CH2O C17H35 प्लस 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक NaOH और एक NaOH। अब क्या होता, फिर से वही बात होती जो पहले हो चुका है, इससे यह सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, यह निकल जाएगा, इससे यह निकल जाएगा और इससे यह निकल जाएगा। बच क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखना, बच क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखना, CH2O और इधर बचेगा H, इधर अंडर CHOH और फिर बचेगा CH2OH। प्लस देखिए तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 3 गो C17H35, कितना निकल जाएगा, 3 गो C17H35 ONA। यह सोडियम का लवण हुआ कि नहीं हुआ। तो यही है साबुन बनाने की विधि। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं साबुन के कुछ भौतिक गुणधर्म और इसके कुछ उपयोग। चलिए अब बात करते हैं अच्छे साबुन की विशेषताओं की। तो अच्छे साबुन जो होते हैं मृदु जाल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं और पर्याप्त मात्रा में झाग देते हैं। झाग समझते हैं ना, फेन कहते हैं। साबुन क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। इसके अलावा प्रयोग के समय साबुन नहीं चटकना चाहिए, और नहीं चटकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें लवण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं जी, लवण। लवण जो है साबुन को चटकने नहीं देता है। इसके अलावा इसमें जल की मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर साबुन जल्दी पिघल जाएगा नहीं। तो ये सब साबुन, अच्छे साबुन की विशेषताएं हैं जो कि एक अच्छे साबुन में रहना चाहिए। अच्छा, साबुन का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला है शरीर के सफाई में। नहीं, आप डेली साबुन यूज करते हो नहीं करते हो,
कहीं भी जाना होता है, नहाओ चाहे मत नहाओ, साबुन जरूर लगाते हो, फेस मास्क जरूर लगाते हो। शरीर एवं कपड़ों की सफाई में उपयोग किया जाता है। दूसरा है साबुन गंदगी के साथ मिलकर पायस बनाता है। क्या बनाता है? पायस बनाता है। अंग्रेजी में कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। और यह पायस जो है जल से जैसे धोया जाता है तो जल गंदगी के साथ मिल करके जल के साथ बाहर आ जाता है। कौन? पायस। साबुन गंदगी के साथ मिलकर पायस बनाएगा और जल के साथ गंदगी जो है मिल करके बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जब शेविंग कराते हैं तो शेविंग सोप के रूप में उपयोग करते हैं। साबुन का शेविंग सोप होता है कि नहीं होता है? होता है ना। चर्म रोग में औषधि युक्त साबुन का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके चमड़े पर जो है जलन महसूस हो रही है तो उस समय आप साबुन बढ़िया यूज करते हैं कि नहीं? औषधि युक्त जैसे डिटॉल हो गया, नीम हो गया, इन सभी साबुन का यूज करते हैं नहीं। अब समझ लेते हैं हम लोग कि साबुन काम कैसे करता है, माने साबुन स्वच्छता कैसे बनाता है, नहीं साबुन साफ कैसे करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर साबुन का आप देख रहे हैं कि दो पार्ट है। एक है C17H35 CONA। अब देखिए यहाँ पे सोडियम वाला जो पार्ट है, एक हो गया ये वाला पार्ट और दूसरा हो गया ये वाला पार्ट। तो दूसरा यह वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये हो गया आयन वाला पार्ट C+O- वाला पार्ट। अब देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। साबुन कितने पार्ट में बांटा हुआ है? दो पार्ट में। एक हो गया अनायनिक जो कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, मैंने C17H35 वाला। और दूसरा हो गया आयनिक पार्ट। कौन कौन? C+O- और Na+ वाला पार्ट। जो ब्लैक वाला दिखाया गया ना उसी को निरूपित कर रहा है C+O-। यहाँ पे सोडियम आयन क्या हुए हैं? जल्दी जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। अब देखिए ई वाला पार्ट होता है आयनिक, ई वाला पार्ट होता है आयन अनआयनिक। बात समझ में आ रहा है ना? आयनिक माने जो दूसरों को आकर्षित कर सकता है, अनआयनिक माने जो दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकता है। अच्छा, अब आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि अनआयनिक वाला जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला, वह क्या है? हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक माने जल से दूर भागने वाला। हाइड्रोफोबिक माने जल से दूर भागने वाला। इसको कहते हैं जलद्रोही या जल विरोधी, आप दोनों कह सकते हैं। तो यह जल को अपने पास नहीं आने देता है। यह जल को अपने पास नहीं आने देता है। यह किसको अपने पास आने देता है? तो यह धूल के कणों को अपने साथ जोड़ देता है। अच्छा, आयनिक वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही। तो ये जल के कणों को आकर्षित करता है। अब देखिए, अब दोनों हाइड्रोफोबिक वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था अनायनिक वाला, इसने क्या किया? जितनी गंदगी थी सारा को अपने पास ले लिया। इसने क्या किया? जल को अपने पास ले लिया। अब क्या होगा? अब देखिए, अब आराम से यह वाला जो पार्ट है आयनिक वाला पार्ट, यह क्या करेगा? गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ये ले लेगा उसके बाद दूसरे छोर से गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। आकर्षित करेगा और उसके बाद जल में जाकर मिल जाएगा। जल में मिलने के बाद जो है जब उसको हम पानी से झालते हैं तो जल में मिलकर जो है वह गंदगी बाहर आ जाता है। आशा करते हैं आप लोग को यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है मिसेल। तो जब भी हम लोग साबुन का यूज करते हैं तो वह गंदगी के साथ मिलकर मिसेल का निर्माण करता है। अच्छा, साबुन किसके तरह व्यवहार करता है? मिसेल के तरह। यह संरचना कुछ देखिएगा, हई वाला जो है ऐसे इसे दिखाया गया है, ये वास्तव में हाइड्रोकार्बन को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? हाइड्रोकार्बन को। जो लंबा चेन नहीं है C17H35 वाला, ये हाइड्रोकार्बन को दिखाया गया है। अच्छा, और कोरिया का जो पार्ट है वो किसको दिखाया गया है जी? तो इस C+O- को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया? C+O- को। चारों तरफ एक होगा सोडियम आयन होगा कि नहीं होगा? बोलो तो होगा ना जी, चारों तरफ सोडियम आयन होगा। अब देखिए हई वाला पार्ट क्या करेगा? सिंपल सा बात है, ये वाला पार्ट जो है गंदगी एकत्रित करेगा, हई वाला पार्ट क्या करेगा? जल संपर्क में रहेगा। नहीं, अब देखिए जैसे गंदगी एकत्रित कर लेगा, ये क्या करेगा? गंदगी को अपने फटाफट खींच लेगा, जल के साथ मिला देगा। जल के साथ मिलने के बाद पानी जैसे नीचे गिरेगा उसके बाद क्या हो जाएगा? गंदगी बाहर निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी। तो ऐसे बनता है मिसेल। आशा करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपमार्जक के बारे में। मार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसको सरफ भी हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फेट या सल्फोनेट
होते हैं, ठीक है, उसी से बनते हैं। SO3 को कहते हैं सल्फोनेट, ठीक है। जैसे देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, यह जो है आपका एल्कोहल नहीं, इस पे दो तरह से बनाया जा सकता है, एक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। यह बन जाएगा लॉ, तो यह बन जाता है, इसके अलावा यह बन जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, क्रिया कैसे करता है, तो यह जो है यह क्रिया करता है। देखिए ये इसका दो सिरा होता है, एगो ध्रुवीय एगो अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन है, हई वाला भाग, हई वाला भाग क्या है, ध्रुवीय है। टोटल जो है भाग जो है ध्रुवीय है, हई क्या है, अध्रुवीय है। अच्छा अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय के पास गंदगी आएगा, अभी अभी हम लोग पढ़े अध्रुवीय होगा तो गंदगी उसी के पास जाएगा, गंदगी यहाँ पे आ जाएगा और पानी यहाँ पे जाएगा। अब क्या करेगा, आयलय ग्रीस जो है, इसमें आयलय ग्रीस होता है नहीं, यह गंदगी को अपने साथ खोल लेता है, और खोलने के बाद जो है ध्रुवीय वाला जो पार्ट है उसको आकर्षित कर लेगा, इसके बाद जल के साथ बाहर निकल जाएगा। बढ़िया से आप लोग को डिटर्जेंट समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, या आपके एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ एक और क्वेश्चन कीजिएगा कि एल्कोहल का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको जरूर कीजिएगा। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी आज हम रहने देंगे, बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आज समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत से वीडियो बनता है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका बोर्ड में बढ़िया नंबर है और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।